अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब। तो चैप्टर 19 जो T1 है उसकी आंसर की के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 जिसका ऑप्शन बी बनता है, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशन। अब इसकी डेरिवेशन क्या है कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम सी को हम ले लेते हैं जैसे कि एम वी लेते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी के, तो मोमेंटम हमारे पास आ गया इज इक्वल टू पी सी। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन हमारे पास होती है इज इक्वल टू एच एफ, इसको हमने लिख लिया एच सी ओवर लेमडा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करने से हमारे पास आया पी सी इज इक्वल टू एच सी और लेमडा। सी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनती है मेरा बेटा, तो वो आपके पास बीटा आ जाएगी पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन जितनी कम होगी उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के पेपर में आ चुका है कई दफ़ा, वो यही है कि अगर आपके पास प्लेटिनियम वायर बिकम्स येलो एट अ टेम्परेचर ऑफ, प्लेटिनियम वायर येलो कब हो जाती है। वैसे तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है वो सी है 1300 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाकी तीन वैल्यूज़ भी आपके सामने लिख दी है। डल रेड होता है 500 डिग्री सी पे, चेरी रेड होगा 900 डिग्री सी पे, येलो के लिए हमने देख लिया 1300 डिग्री सी है, और वाइट होगा मेरा बेटा 1600 डिग्री सी पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि एमसीक्यूज है जो बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसका ऑप्शन ए है, थर्ड एमसीक्यूज। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज 1240 नैनोमीटर, देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि इवन के मेरे लेक्चर में भी होगा कि अपनी एनर्जी ऑफ द फोटोन, जब आप वेवलेंथ आपके पास नैनोमीटर में गिवन हो, तो आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू नैनोमीटर। अभी आपको जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में ही गिवन है 1240 नैनोमीटर। तो जब आप यहाँ पे 1240 पुट करेंगे तो 7 नैनोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नैनोमीटर के लिहाज से आप इससे पहले ये फार्मूला बना चुके हैं जिसमें 1240 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो 1240 डिवाइडेड बाई 1240 ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फ़ा ए इसका बेस्ट ऑप्शन बनता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। क्वेश्चन आपके पास मेरा बेटा ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन, तो डिपेंड करते हैं वो इंटेंसिटी पे। बीटा इसका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स भी होता है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, इंसिडेंट होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये था मेरा बेटा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। तो फिफ्थ एमसीक्यू जो हमारा है, एन इलेक्ट्रिक आई ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ। इलेक्ट्रिक आई का मतलब हम फोटो सेल की बात कर रहे हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रही है। ऑपरेट एट कॉम्पटेंट इफेक्ट, फोटो रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेज काउंटर। तो इसका मेरा बेटा हमारे पास जो आंसर बनता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो सेल को ही कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में जाके देखेंगे। 6 एमसीक्यूज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्चुअली हमें ये चीज़ बतानी होती है कि कौन सी मेटल के लिए कौन सी लाइट थ्रेशोल्ड का काम करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए बनता है इसका, जिसमें डिफरेंट मेटल्स का भी लिख दिया गया है। सोडियम पोटेशियम के लिए विजिबल लाइट, सीजियम के लिए इंफ्रारेड, और प्लेटिनियम के लिए अल्ट्रावायलेट। तो ये भी आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेट कर रहा है, उसमें हमारे से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑन विच पैरामीटर ऑफ लाइट डज द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स। वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो चार्ली इसका बेस्ट ऑप्शन है। और अगर इनके दरमियान ग्राफ भी बनाया जाए तो आपके पास एक डायरेक्ट
स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। जब भी हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ग्राफ बनाते हैं तो एक ऐसी लाइन हमें मिलती है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। उसके बाद मेरा बेटा एमसीक्यूज नंबर 8, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फोटोन टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज। तो हमें पता है कि रेस्ट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर दोनों को एडअप करें तो आपके पास जो आंसर बनता है मेरा बेटा वो बनता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी ऑपरेटेड एट द वोल्टेज फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन। सबसे पहले बेस्ट रेजोल्यूशन का मतलब भी होता है क्लियरिटी। आप मज़ीद क्लियर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वोल्टेज अगर कितना अप्लाई किया जाए कि सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन मिले तो 50 किलो वोल्ट पे जाके इतना अगर वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन आती है वो 0.1 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन तो नहीं बताएगी लेकिन आपको बता दें कि 0.1 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन हमें अचीव होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम 50 किलो वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एच कट पूछेगी जो कि इक्वल होता है h/2 पाई के। तो ये तो आपको कांस्टेंट ऐसे याद होना चाहिए। अल्फा इसका ऑप्शन है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 और 12 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 में मेरा बेटा हमसे पूछा है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के मैंने डिफरेंट फार्मूलाज आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। हमने इनकी वेवलेंथ में रेशियो लेनी है। हमने फार्मूला यूज़ किया h/mev और इधर भी यूज़ किया h/me। यहाँ पे देखिए जो अल्फा है क्योंकि वो हीलियम है, हीलियम में होता है आपके पास He2 4। प्रोटॉन के मुकाबले में अगर बात की जाए हीलियम का जो मैस है वो भी 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए हमने m के साथ उसके साथ 4 लिख दिया। और चार्ज भी इसका 2 गुना ज़्यादा है तो हमने उसके साथ 2 लिख दिया। इस बात को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा 2 के साथ हम कैंसिल कर देंगे, m के साथ कैंसिल हो जाता है, ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 बचेगा। एच के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/8 और √8 को आप मेरा बेटा लिख सकते हैं 4 × 2 भी। तो 4 × 2 अगर आप लिखेंगे इसको मेरा बेटा तो 4 का √2 आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो चार्ली है आपके टेस्ट का सी। उसके बाद मेरा बेटा लास्ट एमसीक्यूज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैस मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। तो आपके पास मेरा बेटा बीटा ऑप्शन बनता है आपके सामने। यहाँ पे ये आपके पास मैस ऑफ द पार्टिकल है जबकि ई रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। ये हमारे एमसीक्यूज थे मेरा बेटा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो मेरा बेटा अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर पहला ये था एज अ सॉलिड इज हीटेड एंड बिगन्स टू ग्लो वाई डज इट अपीयर रेड। जैसे हम सॉलिड को हीटअप करते हैं वो ग्लो करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले उसका कलर रेड अपीयर क्यों होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आप लोग ये पढ़ते हो कि जितना टेम्परेचर हाई होगा वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जितना टेम्परेचर लो होगा वेवलेंथ लॉन्गर होगी। सो मेरे बेटे इसमें इस बात का ज़रा ख्याल रखें कि जैसे ही हम किसी भी बॉडी को हीटअप करना शुरू करते हैं तो शुरू में उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। जब शुरू में उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है तो डेफिनेटली वो लॉन्गर वेवलेंथ देता है जो कि हमारे पास यहाँ पे रेड कलर है। शुरू में उसका जो फिर कलर रेड है वो अपीयर होता है। तो ये रीज़न थी कि जैसे ही टेम्परेचर शुरू में क्योंकि जब बॉडी को हीटअप किया जाता है तो उसका जो कलर है वो रेड होता है। डेट्स वाई फर्स्ट अपीयर रेड और वो लॉन्गर वेवलेंथ देता है जो कि विजिबल होती है हमारे लिए। उसके बाद मेरा बेटा जो दूसरा क्वेश्चन है विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस और देन डिमर लाइट फ्रॉम द सेम कलर। तो इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए। जो ब्राइट लाइट का मतलब है मोर इंटेंस लाइट, डिम लाइट का मतलब है लेस इंटेंस लाइट और मोर इंटेंस का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे
और इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, वो कम होंगे। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे हमारे पास लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने इसका यस लिखना है, यस कि जी जो ब्राइट लाइट है वो नंबर ऑफ फोटोन जब उसके ज़्यादा होंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा होगी ब्राइट लाइट में। डिम लाइट में क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स कम होंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे कम होगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मोमेंटम। इसका आंसर सबसे पहले तो आप लिखेंगे यस। तो जैसे ही जब भी कोई लाइट जो कि मोमेंटम रखती है, डेफिनेटली अगर किसी की वेवलेंथ है तो वो मोमेंटम रखती है, और वेवलेंथ उसकी कम होगी तो उसका मोमेंटम मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 है, और आप में से वो लोग जिनके पास पेपर नहीं है वो थंबनेल में भी देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में और 7 में सबसे पहले तो आपने नो लिखना है, दोनों में नो आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन अ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी जो एनर्जी एमिटरलाइज्ड होगी वो या तो मैटर बनाएगी और एंटी मैटर बनाएगी, और वैक्यूम में ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा एक यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। तो अगेन उसका आंसर आएगा मेरा बेटा नो, कि सिंगल आपके पास एनर्जी नहीं पैदा की जा सकती सिंगल इलेक्ट्रॉन से। सो उसके लिए में मेरा बेटा आपके पास एनर्जी जब भी मेटेरियलाइज होती है मैटर और एंटी मैटर बनाती है। अगर मैटर का चार्ज पॉजिटिव है तो एंटी मैटर का चार्ज नेगेटिव होगा, अगर एंटी मैटर नेगेटिव है तो मैटर का चार्ज पॉजिटिव होगा। तो मेरा बेटा जब भी ये मेटेरियलाइज्ड होंगे तो यही एक यूनिवर्स का बेसिक इंग्रेडिएंट भी है कि एनर्जी से आपके पास मैटर और एंटी मैटर बनता है, और यही एंटी मैटर और मैटर इनहेलेशन ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक है उसमें अब मेरा बेटा ये चीज़ पढ़ते हैं कि यही मैटर और एंटी मैटर दोबारा फिर मिलकर एनर्जी बना देते हैं। तो एनर्जी मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्ट होती है और यही दोबारा फिर मिलकर एनर्जी बना देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डू नॉट नोटिस द डी ब्रोकली वेवलेंथ फॉर अ पिस्ट क्रिकेट बॉल वाई। तो सबसे पहले आप रीजनिंग में सबसे पहले ये फार्मूला लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। और कोई भी जैसे कि बॉल की बात की जा रही है तो बॉल का मैस मैक्सिमम अब ले लें जी 0.5 kg ले लेते, कोई भी वैल्यू ले लें। वेलोसिटी ले लें जी, वेक्टर की वेलोसिटी ले लें 160 किलोमीटर पर आवर से वो बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आपके पास 10⁻⁻34 आएगा। ये जो वेवलेंथ है ये इतनी शॉर्ट है कि हम इसको डिटेक्ट ह्यूमन आई से नहीं कर सकते, इतनी कम वेवलेंथ कैन नॉट डिटेक्ट। सो ये इसकी रीज़न है मेरा बेटा। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 5 कर लिया, और बाकी की बात करते हैं मेरा बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा बेटा हमारे पास, वाई कैन रेड लाइट बी यूज इन अ फोटोग्राफिक डार्क रूम एंड डेवलपिंग फिल्म बट ब्लू और वाइट लाइट कैन नॉट। तो इसकी रीजनिंग जो बड़ी सिंपल सी है वो ये है कि जो रेड लाइट है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी की लाइट जब फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर पड़ेगी तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उसके ऊपर डार्क स्पॉट बन जाएंगे, तो आपकी जो पिक्चर है, जो तस्वीर है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ब्लू और वाइट लाइट है वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगी जितना हमारे पास ये लाइट कर लेगी। तो ये सिंपल सी रीजनिंग थी। उसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इफ मेजरमेंट शोज प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या दोज मेजरमेंट शो प्रिसाइज मोमेंटम ऑल्सो। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर एट अ टाइम आप पोजीशन के बारे में सर्टेन है तो उस वक्त आप मोमेंटम के बारे में उतना सर्टेन नहीं हो सकते। एट अ टाइम किसी एक ही पोजीशन या किसी एक ही चीज़ के बारे में आप सर्टेनिटी रख सकते हैं। अदरवाइज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि अगर इफ़ यू आर मोर प्रिसाइज अबाउट द पोजीशन देन यू आर लेस प्रिसाइज अबाउट द मोमेंटम। तो मेरा बेटा इसकी एक और जो इक्वेशन है जो कि आपकी बुक में गलत लिखी हुई है, वो एनर्जी और टाइम की जो अनसर्टेनिटी है, ई डेल टी एच कट ओवर 2, बुक में ये एग्जैक्ट इस तरह नहीं लिखी हुई। हाँ, ये केमिस्ट्री की बुक में मेरा बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह लिखी हुई है, डी ब्रोकली की। तो ये मेरा बेटा आपके पास एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया।
अब उसके बाद मेरे बच्चे हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बी वो बहुत आसान है और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन सीजियम सरफेस। सीजियम की कोई सरफेस है उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जा रही है जिसकी वेवलेंथ येलो लाइट 577 नैनोमीटर है। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन और वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी जो रिक्वायर है इसकी सीजियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वी नॉट ई के इक्वल। सो गिवन डेटा में हमारे पास 577 नैनोमीटर, आपको बड़े अच्छे से पता है नैनो आपके पास 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट गिवन है वो 0.25 वोल्ट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फार्मूला सिंपल आ जाएगा वी नॉट ई। वी नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है जी 0.25। पहला तो एक स्टेप में ही हो जाएगा 0.25। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास होती है जी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 4 × 10⁻20 जूल। तो न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ ही सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा इसका जो बी पार्ट है उसमें हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एच एफ, पूरी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो नहीं है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एच सी ओवर लेमडा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इधर हमारे पास आ गया वर्क फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है, तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच हमारे पास होता है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34। सी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ होगा। उसके बाद मेरा बेटा वेवलेंथ जो हमें गिवन है वो 577 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ आ गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻20 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा बेटा आपके पास जो आएगा वो आएगा 34.47 10⁻⁻20 जॉल। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपके पास वर्क फंक्शन आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सीजियम सरफेस। तो ये थोड़ा बोर्ड मैंने नीचे से लिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये मेरा बेटा हमारा टेस्ट T1 था, और जिन लोगों ने अभी टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया और वो करना चाहते हैं तो 033196111589 पे कांटेक्ट करें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म करवाएं। आपका टाइम बहुत कम रह गया है आपके एग्ज़ाम्स में, सो विश यू गुड लक। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।